जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बात की कि सामाजिक सिद्धांतों का विकास बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे समय में जाकर हुआ है। आज जो सामाजिक सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं उनका स्वरूप पहले वैसा नहीं था जैसे आज हम देख पा रहे हैं। इनके विकास की बहुत लंबी कहानी है। अब उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अर्थ के बारे में। समाज या समाज से संबंधित जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनका अर्थ और उनकी परिभाषा देना एक बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है, क्योंकि सिद्धांत की कई परिभाषाएं हैं। कभी कभी तो समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों ने समाज को देखने के जिस उपागम को अपनाया है उसी को सिद्धांत कह दिया जाता है। अर्थ में इतनी विभिन्नता होने के कारण ही यह निश्चित रूप से बिना किसी विवाद के हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम अपने अंतिम उद्देश्य में समाज की वास्तविकता को समझना चाहते हैं। यह वास्तविकता एक मत में नहीं मिलती, इसमें अनेक विविधताएं हैं। एक व्यक्ति या समृद्ध वास्तविकता समझता है तो दूसरे के लिए वह काल्पनिक या स्वप्न होता है। और दार्शनिकों, बौद्धिकों और शिक्षाविदों के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आखिर समाज की वास्तविकता है क्या। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वास्तविकता का संबंध व्यक्ति और समाज से होता है। जब से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण होने लगा है, व्यक्ति और समाज की यही दुविधा समाज विज्ञानों को बराबर परेशान करती रही है। 18वीं शताब्दी से ही यह विवाद चल रहा है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का समाज पर प्रभुत्व है या समाज का व्यक्ति पर। इसे हम एक कहानी से समझने का प्रयास कर सकते हैं। भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है चित्रलेखा। इसमें एक सामंत हैं बीजगुप्त और एक नर्तकी है चित्रलेखा। तो बीजगुप्त जो है वह चंद्रलेखा को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से मिलना चाहते हैं और चित्रलेखा कहती है कि वह व्यक्ति से नहीं मिलती, केवल समुदाय के सामने नृत्य प्रस्तुत करती है, यानी वह समाज से मिलती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि समाज का व्यक्तित्व पर प्रभुत्व है। चित्रलेखा के इस उत्तर पर बीजगुप्त वापस प्रश्न करता है कि व्यक्ति ही तो समाज बनाता है, फिर समाज से व्यक्ति ऊंचा कैसे हुआ। यहाँ पर चित्रलेखा की कथा सामग्री को नहीं देना चाहते, लेकिन इस कहानी से हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक या समाज की वास्तविकता के दो निश्चित ध्रुव समाज और व्यक्ति हैं। और इसका यह अर्थ हुआ कि यदि कोई समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाना है तो उसे अपना केंद्रीय बिंदु व्यक्ति को बनाना होगा या समाज को। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु समाज को बनाया है और कहा कि समाज सर्वोत्कृष्ट है। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो एक फिरकनी की तरह होता है जो समाज के इशारों पर चक्कर खाता है। और इधर मैक्स वेबर ने भी अपने सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु वृहद समाज या मैक्रो सोसाइटी को बनाया है। उनके लिए समाज के कार्य ही सामाजिक व्यवस्था हैं। इसी तरह मार्क्स राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, ठाकुरों को इतिहास का प्रणेता नहीं मानते। उनके लिए जनजीवन द्वारा अपनाई गई उत्पादन की पद्धतियाँ ही वास्तविकता को दिशा देती हैं। समाज को देखने का जो दूसरा नज़रिया है वह है व्यक्ति। कुछ मनोवैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों का आधार व्यक्ति को रखा। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांतों की भी भरमार है जो व्यक्ति को केंद्र बनाकर निर्मित किए गए हैं। इन सिद्धांत निर्माताओं में विलियम जेम्स, हर्बर्ट मीड आदि आते हैं। ये
आत्म को आधार बनाकर घटना सिद्धांत यानी फिनोमेनोलॉजी और लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी जैसे सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत चाहे समाजशास्त्र के हों, राजनीति शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र के हों, सभी का उद्देश्य समाज की यथार्थता को जानना ही रहा है। सिद्धांत निर्माण के समय जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वह उसकी विधि या मेथड की होती है। यदि तथ्य सामग्री को सही वैज्ञानिक विधि से रखा गया है तो सिद्धांत में विश्वसनीयता आ जाएगी। दूसरी तरफ यदि तथ्य सामग्री एकत्र करने की विधि दोषपूर्ण है तो सिद्धांत का निर्वचनात्मक पहलू किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए यदि समाजशास्त्र में कोई दर्जन से भी अधिक सिद्धांत हैं और आए दिन नए सिद्धांत बनते रहें तो हमें सिद्धांत निर्माण को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सिद्धांत कितने भी हों, कैसे भी हों, छोटे हों या बृहद हों, उनका उद्देश्य विभिन्न दृष्टियों से समाज की वास्तविकता को जानना मात्र होता है। सिद्धांत चाहे सूक्ष्म केंद्रित या बृहद केंद्रित हो, इसकी एक निश्चित विधि होनी चाहिए और इस विधि की विशेषता यह है कि यह तर्क पर आधारित होनी चाहिए, हर तरह से वैज्ञानिक होनी चाहिए। एक और विशेषता सिद्धांत की यह है कि इसमें प्रासंगिक तथ्यों का समावेश अनिवार्य रूप से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविकता के विश्लेषण में सिद्धांत, तथ्य और विधि अनिवार्य रूप से होते हैं। सिद्धांत की परिभाषा देते हुए टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि सिद्धांत आनुभविक होते हैं तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती है। पार्सन्स ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कही। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत को अवधारणात्मक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि किसी भी सिद्धांत में तथ्य और अवधारणाएं होती हैं। ये तथ्य और कुछ न होकर प्रघटनाओं के बारे में कुछ निश्चित प्रस्ताव या वक्तव्य होते हैं। एक जैसे तथ्य मिलकर अवधारणा को बनाते हैं। उन्होंने सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को इस प्रकार परिभाषित किया कि सर्वप्रथम तथ्य होते हैं, तथ्यों से अवधारणाएं बनती हैं और दो या दो से अधिक अनुभविक अवधारणाओं के बीच जो तार्किक संबंध होते हैं उन्हें सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार पार्सन्स के अनुसार सिद्धांत में दो अनिवार्य तत्व होते हैं, अनुभविक संदर्भ और अवधारणाओं के बीच में तार्किक संबंध। इस तरह अनुभविकता और तर्क सिद्धांत को बनाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी सिद्धांत की बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि इसमें तथ्यों का सुगम तालमेल हो जाए, यानी तथ्य अपने आप बोलें कि सिद्धांत क्या है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सिद्धांत से हटकर एकत्रित किए गए तथ्य किसी सिद्धांत को बनाते ही हों। होता केवल यह है कि न तो सिद्धांत तथ्यों से मुक्त होते हैं, अर्थात सिद्धांत में तथ्य अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन अकेले तथ्य सिद्धांत नहीं है। जब तथ्य व्यवस्थित रूप से सिद्धांत के साथ तालमेल स्थापित कर लेते हैं, उनके साथ एक में एक हो जाते हैं, तब सिद्धांत बनता है।